नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मास्टर बीएसआर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए काफ़ी अच्छे रिक्त पद आए हैं। आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, यदि नहीं किया होगा तो जल्दी से कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं करूँगा सामान्य ज्ञान एवं सामायिक विषय, ठीक है, यानी सामान्य ज्ञान और जिसमें जो नए करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो मैं इसमें कराने का प्रयास करूंगा आज की वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो कि आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला के काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष या फिर राज्य का वित्त मंत्री। तो दोस्तों देखिए, सवाल है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखिए, राज्य विधानसभा की बात हो रही है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का राज्यपाल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राज्य विधानमंडल में धन विधेयक राज्य के राज्यपाल द्वारा की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? यानी कि पंडित भीमसेन जोशी जो है किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ठीक है, साहित्य, शास्त्रीय संगीत गायन, शिक्षा या फिर पत्रकारिता। तो देखिए, पंडित भीमसेन जोशी जो हैं ये किससे संबंधित हैं? पंडित भीमसेन जोशी, ये पंडित भीमसेन जोशी जो हैं किससे संबंधित हैं? दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। तो भैया ये संबंधित हो जाएंगे शास्त्रीय संगीत से। शास्त्रीय संगीत से संबंधित है और ये क्या काम करते थे इसमें? गायन। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत से संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी। तो चलिए सवाल देखते हैं अगला। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो देखिए भाई, त्रिभाषा क्वेश्चन नंबर 3 में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने की थी? सूत्र की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी? ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए भाई, इसमें दे रखा है शर्मा समिति, कोठारी समिति और राजमन्नार समिति या फिर दत्त समिति। तो देखिए, बात हो रही है इसमें किसकी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की। तो देखिए, त्रिभाषा सूत्र की जो समिति ये थी हमारी, त्रिभाषा सूत्र जो समिति थी ये थी हमारी कोठारी समिति। ऑप्शन नंबर कौन सा? देखिए, कोठारी समिति से संबंधित है ये। ठीक है, कोठारी समिति त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश की गई थी कोठारी समिति ने की थी। किसने की थी? कोठारी समिति ने की थी। और उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो देखिए, कोठारी समिति की बात करें तो देखिए भाई, ये 1964 में, कब? 1964 में की गई थी। और त्रिभाषा कौन सी थी? इसके लिए त्रिभाषा 3 भाषा थी। पहली थी हमारी मातृभाषा, कौन सी थी? मातृभाषा। दूसरी थी राजभाषा। ठीक है, कोठारी समिति में दूसरी थी राजभाषा और तीसरी जो बात है वो है हमारी विदेशी भाषा। ठीक है, तो ये हमारी कैसी भाषाएं हैं? इन भाषाओं को नाम दिया गया है त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, तो आपको याद कर रखना है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश थी कोठारी समिति से की गई थी। ठीक है, कोठारी समिति के अनुसार की गई थी। और ये कब की गई थी, कब बनी थी? 1964 में आया था कोठारी आयोग। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी? तीनों, मातृभाषा, राजभाषा और विदेशी भाषा। तीनों भाषाओं को क्या कहा गया है? त्रिभाषा सूत्र नाम दे दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन इससे वो पूछ सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भोपाल गैस किस वर्ष घटित हुई थी?
भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? तो देखिए 1982, 1984, 1986 या फिर 1989। तो दोस्तों बताइएगा। तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी की बात करता हूं। भोपाल गैस त्रासदी, इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ लेना। एक प्रश्न बनता है इसकी लेकर के भी कभी कभी क्या काफी एक परीक्षाओं में इसके बारे में आता है। भोपाल गैस त्रासदी, इसमें आपको याद क्या करना है? इसमें आपको याद करना है सबसे पहले किस वर्ष की गई थी, ठीक है, किस वर्ष की गई थी, ठीक है, और उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, ये बातें आपको पक्की याद होनी चाहिए। तो देखिए भाई, ये की गई थी 1984। आपको तारीख याद रखनी है। तो 4 दिसंबर, कौन सी? 4 दिसंबर 1984 को ये घटना घटी थी, ठीक है। कहां पर घटी थी? भोपाल में घटी थी। और इसमें एक गैस लीक हुई थी। कौन सी लीक गैस थी वो? उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था, और जिसके कारण 15,000 से भी अधिक लोग यहाँ पर मारे गए थे, यानी कि इतनी मौत यहाँ पर हो गई थी। किस गैस के हिसाब से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण 4 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, जिसको हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। और कौन सी गैस लीक हुई थी वो? ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी, जिसकी वजह से 15,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, ठीक है। तो ये एक इतिहास में तारीख लिखी हुई है 4 दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी के नाम से। तो इससे संबंधित 3-4 बातें आपको याद होनी चाहिए कि भोपाल गैस त्रासदी कहाँ हुई थी, भोपाल में हुई थी, कब हुई थी? 4 दिसंबर 1984 में हुई थी। किस गैस के कारण हुई थी? तो गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। और कितने लोग मारे गए थे? 15,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बहुत ही आसान सवाल, आपको मालूम होगा। धनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या फिर पुष्यमित्र। तो देखिए भाई, सीधी सी बात है, धनानंद तो की ना होगी। तो देखिए अर्थशास्त्र की जहां हम बात करते हैं, हमें एक भारतीय महापुरुष का नाम याद आता है, जिनको हम क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं कौटिल्य। क्या कहते हैं? कौटिल्य। इनका दूसरा नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त, ठीक है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। तो इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ठीक जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया। तो देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छठे का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या नाम है? द साइलेंस ब्रेकर्स को चुना गया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के साथ देखते हैं, पुस्तक किस ऑफ लाइफ, ये पुस्तक है किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? आदित्य राय कपूर, शेखर सुमन, कोबरा सेन या फिर इमरान हाशमी। तो देखिए पुस्तक का नाम आप समझ सकते हैं, पुस्तक के नाम से ही आपको मिल सकता है इसका जवाब। पुस्तक का नाम है किस ऑफ लाइफ, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है इमरान हाशमी। क्या नाम दिया हुआ है? इमरान हाशमी, जो कि एक अभिनेता है, ठीक है। और अपनी फिल्मों में ये किसके लिए फेमस है? किसके लिए तो फेमस है? इमरान हाशमी अपनी फिल्मों में किसके लिए तो फेमस है? तो किस ऑफ लाइफ के लिए कौन है? ये इमरान हाशमी है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है। तो देखिए विश्व जल दिवस तिथि को मनाया जाता है
तो विश्व जल दिवस की बात करेंगे यहाँ पर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बताइए, कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो देखिए भाई, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 21 मार्च, 22 मार्च, 11 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल। तो दोस्तों विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 22 मार्च को। ये तारीख आपको याद रखनी है, 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी, इसका भी विकल्प नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी विधा में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मिलान करने हमें 3 मिलान ठीक होंगे, 1 गलत होगा, वो हम पहचानना है। तो देख पहले दे रखा है मजरू सुल्तानपुरी, ये शायर है। तो मजरू सुल्तानपुरी क्या है? तो देखिए मैं लिख के दिखाता हूं आपको। पहले दे रखे हैं मजरू सुल्तानपुरी। मजरू सुल्तानपुरी ये क्या है? ये शायर है। तो ये ठीक बात है बिल्कुल, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। दूसरा कहता है कि राजपाल यादव, इनको तो आप जानते होंगे। ये क्या करते हैं? ये अभिनय करते हैं भाई, अभिनय करते हैं ना, कॉमेडी करते हैं फिल्मों में, ये अभिनेता है। उसके बाद है आरुष बिष्ट कौन है? ये बहुत अच्छे चित्रकार हैं। क्या है? ये चित्रकार हैं आरुष बिष्ट। ये बिल्कुल ठीक बात है और ये भी ठीक बात है। अब देखते हैं चौथा क्या कहता है। राजन साधन मिश्र, देख रहे प्यारा नाम है इनका, राजन साधन मिश्र। तो ये कौन है? ये दरअसल है क्या, इन्होंने यहाँ पर लगा हुआ है रंगमंच, ये, लेकिन ये गलत बात है, ये गलत हो गया है, ये गलत। ऑप्शन नंबर डी से ठीक हो जाएगा। ये राजन साधन मिश्र जो है, ये रंगमंच से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये रंगमंच से संबंधित नहीं है। ये भारतीय कौन है? राजन साधन मिश्र जो मिश्र है, ये कौन है? राजन साधन मिश्र, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक हैं, ना कि रंगमंच से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ठीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राजन साधन मिश्र ये रंगमंच से संबंधित नहीं है, बल्कि ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक है। गायक लिख दिया, ये गायक। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो देखिए संथानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सह आयोग समिति या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग। तो देखिए भाई इसका देखिए उत्तर नंबर बी, 10वें का बी देखेंगे हम। 10वें का बी है स्वर्ण सिंह समिति, ये इसका ठीक जवाब हो जाएगा। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और भारतीय संविधान में क्या नाम है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इनकी सिफारिशों पर, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अब देखते हैं सवाल नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ इसमें, पहले इसको रख कर लेता हूं मैं। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, भूगोल से लिया गया है ये। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है ये बताना है हमको। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। पहले कह रहा है कि झीलों की भूमि, ये देखिए आपको ऐसी ऐसी बातें याद होनी चाहिए। झीलों की भूमि किसे कहते हैं बताइए दोस्तों? झीलों की भूमि है फिनलैंड। तो किसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल ठीक है, पहले में कोई मिस्टेक नहीं है। बी कहता है
सफेद हाथियों की भूमि, सफेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं बताइए? सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं थाईलैंड में। यही इसमें दे रखा है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में नहीं होते हैं, इसमें दे रखा है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना दिया हुआ है जो कि गलत है। जो सफेद हाथी की भूमि है वो अर्जेंटीना नहीं है, बल्कि क्या है वो थाईलैंड है। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक जवाब हो जाएगा, यही पता पड़ेगा। लेकिन चलिए आगे देख लेते हैं। सी कहता है गोल्डन पेगोडा की भूमि, गोल्डन पेगोडा की भूमि किसे कहते हैं? किस देश को कहते हैं गोल्डन पेगोडा की भूमि? तो मेरे भाई ये कहते हैं म्यांमार को। ये बिल्कुल ठीक जवाब है, म्यांमार को कहते हैं गोल्डन पेगोडा की भूमि, म्यांमार। और डी में कहा कि उगते सूर्य की भूमि, ये तो आपको मालूम होगा, उगते सूर्य की भूमि। उगते सूर्य की भूमि कौन हो जाएगी भाई? उगते सूर्य की भूमि जापान। ठीक है, ये है जापान। तो देखो भाई, उगते सूर्य की भूमि कौन सी है? जापान देश को कहते हैं उगते सूर्य की भूमि, जापान कहते हैं। ठीक जवाब है एकदम। गोल्डन पेगोडा की भूमि म्यांमार कहते हैं। ठीक है, और झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। और उसी तरीके सफेद हाथियों की भूमि है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी थाईलैंड, ना कि अर्जेंटीना। और सवाल में ये पूछा गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये हमारा बी सम्मिलित नहीं है कि सफेद हाथियों की भूमि है अर्जेंटीना नहीं है, बल्कि क्या है वो थाईलैंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में गलत है, तो ये हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। तो देखेंगे सवाल नंबर हम 12। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट या फिर कंपोस्ट? तो देखिए, यूरिया एक रासायनिक उर्वरक होता है, आप जानते हैं। पोटास भी रासायनिक उर्वरक है, फास्फेट भी रासायनिक उर्वरक है। जबकि कंपोस्ट जो है, जबकि क्या कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट बताओ कभी? कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो 13वां क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? गदर पार्टी संस्थापक कौन था? तो देखिए, सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल या फिर बटुकेश्वर दत्त? तो देखिए भाई, बात कर रहे हैं हम किसकी? गदर पार्टी के बारे में। गदर पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। गदर पार्टी, इसके बारे में आप ठीक से पढ़ लेना, जो इसके खास फैक्ट हैं गदर पार्टी के। चलो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए भाई, गदर पार्टी, इसमें जो सवाल दिया गया है गदर पार्टी के संस्थापक कौन है ये मांगा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे इस प्रश्न के हिसाब से। लेकिन यदि बाई चांस आपके क्वेश्चन, आपके पेपर में लाला हरदयाल के स्थान पर यदि लिखा जाए सोहन सिंह भागना, क्या आ जाए? सोहन सिंह भागना, अगर ये नाम इसमें आता है तो आपको सोहन सिंह भागना पर लगाना है। सरदार सोहन सिंह भागना, जो गदर पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, अगर ये नहीं आते हैं तो लाला हरदयाल जी बोलेंगे, तो आप लाला हरदयाल जी को लगा देंगे। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। यदि विकल्प में दोनों दिए हुए हैं लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना, तो आपका उत्तर जाएगा सोहन सिंह भागना, इसके संस्थापक होंगे। लेकिन यदि सोहन सिंह भागना नहीं है, लाला हरदयाल इसमें है विकल्पों में, तो आप लाला हरदयाल को लगा देंगे। ठीक है, ये बात रही आपको जानकारी की। तो दूसरी बात, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो कब इसकी स्थापना की गई थी? 1913 में की गई थी। 1913 में की गई थी। कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। सैन फ्रांसिस्को कहां पर है बताइए, कोई बताएगा? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, और ये कहां पर है? अमेरिका में है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? सोहन सिंह भागना ने की थी। यदि विकल्प में सोहन सिंह भागना नहीं है तो आप लाला हरदयाल को लगा देंगे। यदि दोनों आते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सोहन सिंह भागना पर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा आपको गदर पार्टी से संबंधित 3 बातें आपको हो चुकी है। इसके संस्थापक कौन थे, कब स्थापना की गई थी,
ठीक है। और कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी, ठीक है। और एक अगर डेट पूछे, डेट तो क्या करेंगे? 15 जुलाई, ठीक है। अगर डेट पूछ ले तो आप कहेंगे 15 जुलाई, 15 जुलाई 1913 को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल के द्वारा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 14। चलिए मैं इसको रख कर लेता हूं मैं। शीत युद्ध के संदर्भ में, कोल्ड वॉर, ठीक है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कोरिया का युद्ध, वियतनाम का युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट, वार्निल की दीवार का विखंडन, वार्निल की दीवार का विखंडन, ठीक है। तो ये देखा नाम इसमें। तो देखिए भाई, जो इसमें कोरिया का युद्ध है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे भाई, जो कोरिया का युद्ध है ये कब खत्म हुआ था? तो कोरिया का युद्ध था, कोरिया का युद्ध ये हुआ था 1950 में शुरू हुआ था और ये कब तक चला था? 53 तक चला था। तो हमें तारीख कौन सा याद रखनी है? ये सन 53 वाली, 1953 में खत्म हुआ था कोरिया का युद्ध। उसके बाद है वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम का युद्ध था ये चला था 1955 से लेकर के 1975 चला था। तो आपको याद रखना है क्या? 75, 55 याद नहीं करना, इसके हिसाब से आपको 75 पकड़ना है। अब देखिए तीसरा है क्यूबा, क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट देखिए कब हुआ था? ये 1962 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद चौथा कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि चौथे में वर्निल की दीवार का विखंडन कब हुआ था? ये दीवार कब तोड़ी गई थी? इसका विखंडन ये किया गया था 1989 में। तो उसके हिसाब से देखेंगे भाई, उसके हिसाब से क्या देखेंगे? नंबर 1 वाले ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है और नंबर 4 आपका ये है। अब इसके हिसाब से यदि मिलाते हैं तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहला 53 में हुई थी हमारी ये कोरिया का युद्ध हुआ था, तो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद क्या हमारा 53 के बाद में 62 में क्यूबा मिसाइल का संकट हुआ था, तो इसके बाद 3 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 75 में यानी कि वियतनाम का युद्ध, ये नंबर 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हमारा 89 में, 1989 में बर्लिन की दीवार टूटी थी, तो फिर 4 आ गया। तो देखिए 1 3 2 4, 1 3 2 4, और देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये है, ऑप्शन नंबर डी इसके साथ ठीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार दोबारा देख लीजिएगा, कोरिया का युद्ध 1950 से 1955 तक चला था, 1953 तक चला था और 53 में ये समाप्त हुआ था। वियतनाम का युद्ध 1955 से 1975 चला था और ये 75 में खत्म हुआ था। तो हमको केवल लास्ट की पकड़नी है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट 1962, वार्निल की दीवार का विखंडन 1989। तो इसके हिसाब से हमने देखा 1 3 2 4 सही विकल्प हमारा मिल गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, जो आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। तो इसमें आपको मालूम क्या करना है, क्या याद रखना है? तमाम ग्रीन हाउस गैसें आपको याद रखनी है। एक सवाल में ऐसे जाता है 3 गैस ठीक होंगे, 1 गलत देगा, वो आपको गलत ही पहचाननी है। तो याद रखने तरीका क्या है, आप सारी गैसें याद कर लीजिए कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती है। तो देखिए इसमें दे रखे ऑप्शन CO2, NO2, ये NO2 इसमें साथ गलत छपा हुआ है, N2 होना चाहिए, और CH4, O2। तो देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा डी के से 15 के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी O2 नहीं होता है, O2 नहीं होता है, तो ये ठीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो O2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है, जो आपको याद रखनी है मुख्य रूप से। तो देखिए भाई, पहले आपको याद रखनी है CFC, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद आपको याद रखनी है मीथेन। क्या याद रखनी है आपको, मीथेन। इसका सूत्र होता है CH4। ठीक है, अगर मीथेन ना लिखा मिले तो आपको CH4 भी समझ लेना है, CH4 ही मीथेन होता है, इस सूत्र इसका रासायनिक सूत्र। उसके बाद आपको पढ़ना है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है ये, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका सूत्र क्या होता है हमारा, N2O होता है, ना कि NO2। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है हमारा N2O। ये 3 गैस हो गई। चौथी आती है हमारी क्या, ओजोन। ओजोन, ओजोन जो कि हमारी क्या होती है, कहते हैं O3। क्वेश्चन में क्या मान देखो O2, जबकि O2 हमारी ऑक्सीजन है, O2 शामिल नहीं होती है। ओजोन के लिए क्या लिखते हैं, O3 लिखते हैं, O3। ठीक है, और देखो फिर विकल्प में जो रहेगा उसके हिसाब से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस में शामिल है। इसमें क्या लिखते हैं, CO2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CO2 लिखते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारी जल वाष्प। जल वाष्प, तो ये गैसें हैं जो आपको मुख्य रूप से याद रखनी है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो CFC जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल वाष्प H2O। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जो आपको भली बात मालूम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से संबंधित वो प्रश्न देगा। इनमें से 3 मिलेंगे आपको, एक गैस गलत मिलेगी जो आपको पहचान करनी है। जैसे कि आपके 15वें क्वेश्चन में दे रखा है O2। O2 ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक जवाब हो जाएगा O2। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सोलर सेल में कौन से तत्व उपयोग करते हैं हम, सिलिकॉन, एस्टेटिन, सीरियम और वेनेडियम। तो देखिए भाई, जो हमारे सोलर सेल होते हैं उनमें हम यूज करते हैं सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर ए, तो 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन, ठीक है। अब याद रखना सिलिकॉन, इसमें मात्रा नहीं लगेगी, ये याद कर देना सिलिकॉन। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 18 देखते हैं, किस देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है। तो प्रारंभ होती है 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है। तो देखिए इसका जो ठीक जवाब है डायरेक्ट आप कर लीजिएगा। ये 17वां क्वेश्चन था भैया, एक सवाल छूट गया है, अभी कराएंगे उसको 16 नंबर को भी। 17वां था, 16वां छूट गया है, चलो 18वां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको जाएगा ऑप्शन नंबर 18वां क्वेश्चन देखेंगे भाई, लिस्बन संधि। ठीक है, लिस्बन संधि के द्वारा। ठीक है, 18वें का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिस्बन संधि के द्वारा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 16 हमारा छूट गया था, 16 के बारे में ले लेता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत का उच्च न्यायाधीश, भारत का महान न्यायवादी, भारत का राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है, प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, प्रथम विधि अधिकारी ये कौन होता है, ये होता है भारत का महान्यायवादी। कौन होता है, भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी। ठीक है, तो महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी भारत का महान्यायवादी इसका ठीक जवाब हो जाएगा। 17वां आपका हो चुका है, सिलिकॉन होता है किसमें, सोलर सेल में सिलिकॉन होता है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। अब देखते हैं सवाल नंबर 18 पहुंच चुका है, लिस्बन संधि के द्वारा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था। तो देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए पहले मैं इसको रख कर लेता हूं।
तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल, कार्ल मार्क्स, रैगनर फ्रिंज या फिर जे.एम. किन्स। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण, बात किसकी कर रहा है? वो शब्दों के निर्माण की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में शब्दों का निर्माण की बात कर रहा है। दो शब्द हैं, कौन कौन से? तो देखिए इसमें आपको लॉजिक छपा हुआ है। शब्दों का निर्माण की बात करें तो किसने किए थे? ये किए थे जे.एम. किन्स ने। ठीक है, जे.एम. किन्स ने। यदि क्वेश्चन आ जाए इसमें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अगर जनक की बात करें इन दोनों की, तो जनक किसे करेंगे हम? अल्फ्रेड मार्शल को करेंगे। अल्फ्रेड मार्शल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल इसके जनक है। जबकि ये जो शब्द है हमारे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, इनके इस शब्दों का निर्माण किसने किया था? जे.एम. किन्स ने किया था, जो कि विकल्प नंबर डी में है। और शब्दों के निर्माण की बात कर रहा है तो इस क्वेश्चन का 19 में का डी ही ठीक जवाब हो जाएगा। यदि इसमें कहता कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो जनक मान लेंगे अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, जबकि शब्दों का निर्माण करने वाले कौन थे? जे.एम. किन्स थे। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से, सवाल की दृष्टि से ऑप्शन नंबर डी जे.एम. किन्स इसका ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? क्या बच्चे जानते होंगे, बताइए भाई। तो ये दिया था ऑप्शन नंबर बी दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी, नेरोजी। ठीक है, जहां भी वेल्थ की बात आ जाए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादाभाई नौरोजी ने दिया था। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किलिमंजारो पठार को, कंचनजंगा को, पामीर नोट को या फिर इंद्रकोल को? तो देखिए भाई संसार की छत की बात कर रहे हैं इसमें हम। संसार की छत किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अभी पामीर के पठार को। किसे कहते हैं? इसमें देखा पामीर नोट, तो आपको ये समझना पामीर नोट को, पामीर नोट। और उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पामीर का जो पठार है इसको हम संसार की छत के नाम से जानते हैं। ठीक है, या पामीर नोट को संसार की छत भी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी इसके हिसाब से जो ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, हॉकी से, निशानेबाजी से या फिर क्रिकेट से? तो दोस्तों बताइए। तो देखिए भाई ये है हमारे कौन खिलाड़ी हैं? हरमनप्रीत कौर। और ये किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है भाई क्रिकेट से। ये क्रिकेट से संबंधित है। और इसके लिए देखो विकल्प नंबर डी ठीक जवाब हो जाएगा। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट खेल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। देखिए इस तरह का प्रश्न आता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो इस तरह प्रश्नों को आप पढ़ लें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या कहता है। सवाल नंबर 23 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संघ यानी कि ISO का मुख्यालय रोम में है। बताइए ISO का जो मुख्यालय है क्या वो रोम में है? ISO का जो मुख्यालय है बताइए कहां पर है? ये रोम में है। इसमें दे रखा कि ISO का मुख्यालय रोम में है। क्या ये ठीक बात है? नहीं भैया नहीं, ये गलत बात है। ISO का जो मुख्यालय है वो कहां पर है?
वो जिनेवा में है। जिनेवा या जेनेवा, और जिनेवा कहाँ पर है? जिनेवा कहाँ पर है तुम्हारा? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है आईएसओ का मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो देखिए जो पहला वाक्य दे रखा है इसने वो बिल्कुल गलत दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? सवाल में दिया हुआ कि मुख्यालय रोम में है। आईएसओ का मुख्यालय रोम में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर कह रहा कि आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंध है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आईएसओ 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है। तो ये भी ठीक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो कौन से सही है? देखिए पहला तो उसने गलत दे दिया, ये तो मैंने ठीक लिखा है कि आईएसओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है, रोम में नहीं है। तो देखिए पहला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा नहीं, पहला उसने सवाल के हिसाब से गलत दे रखा है, दूसरा ठीक दिया हुआ है और तीसरी बात में ठीक दी हुई है। मतलब कि दो फैक्ट ठीक है, कौन से? दूसरे और तीसरे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 और 3 ठीक है, और पहला वाला हमारा में गलत दिया हुआ है कि आईएसओ का मुख्यालय रोम में है। रोम में नहीं है, वो कहाँ पर है? जेनेवा में है, और ये हमने पहचान लिया है। तो पहला गलत है, बाकी 2 ठीक है, 2 और 3 ठीक है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे भाई ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखो दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं 2 और 3, है ना? तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। 2 और 3 ठीक है, पहला वाला गलत है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है उगता हुआ सूर्य, मिट्टी का बर्तन, सिंह या फिर गेहूं की बाली। तो देखिए पर्यावरण का चिन्ह जो है क्या है? भारत में पर्यावरण का चिन्ह है वो क्या है? दोस्तों कमेंट करके बताओ झटपट। भारत में पर्यावरण का चिन्ह क्या है? पर्यावरण का चिन्ह क्या है? तो देखिए ये हो जाएगा मिट्टी का बर्तन। क्या है? मिट्टी का जो बर्तन है वो पर्यावरण का चिन्ह है भारत में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मिट्टी का बर्तन क्या है? पर्यावरण का चिन्ह है। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पर्यावरण का चिन्ह क्या है? मिट्टी का बर्तन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 कहता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो देखिए राज्य का मानवाधिकार आयोग जो होता है, मानवाधिकार राज्य की बात कर रहा है क्वेश्चन 25 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए भाई बात किसकी हो रही है इसमें? राज्य की। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। कौन करता है? अरे वो राज्य का राज्यपाल तो करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल तो करेगा भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखिए भाई राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और विकल्प के हिसाब से हम लिखेंगे ना इसमें, तो विकल्प के हिसाब से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 25 में का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 25% हमारे हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं 40% जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए मैं इस पर कर देता हूं। तो देखो भाई सवाल नंबर 26। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो देखिए पंचवर्षीय योजना से सवाल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? कृषि, उद्योग, व्यापार या फिर वाणिज्य। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 26 जो भी पंचवर्षीय योजना से लिया गया है। तो देखिए प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय
योजना ये किसी उसमें जब प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी कृषि को, किसे दी गई थी? कृषि को। और दूसरी को दी गई थी उद्योग को। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो ठीक हो जाएगा कृषि। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। ठीक है, और दूसरी में उद्योग को दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां। तो 27वां प्रश्न है किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया था? सऊदी अरब के साथ, संयुक्त अरब अमीरात, जापान या फिर तुर्की? तो देखिए इसका तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक जवाब हो जाएगा। ये सवाल 70 का था, तो आपको ये ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पर। जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वो आपको नए नए रखने हैं, जो कि 23-24 पर आधारित होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे भाई। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा हो जाएगा? भारत का जलीय, अधिकतर बच्चे जानते होंगे, भारत का जलीय राष्ट्रीय प्राणी कौन सा होगा? जलीय राष्ट्रीय प्राणी कौन सा होगा भाई? बताइए भाई, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी तो क्या हमारा वो हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन। और उसके हिसाब से देखेंगे आप ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन, जिसको गंग डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो गंग डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ठीक है, गंगा की डॉल्फिन। सवाल नंबर देखेंगे 29। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि से लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 2015, 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2016 या फिर 1 जनवरी 2017? तो देखिए 7वां वेतन आयोग जो आया था, 7वां वेतन आयोग, इसकी तारीख आपको याद रखनी है। तो ये तारीख कब थी? 1 जनवरी 2016। ये आपको याद रखनी है, 1 जनवरी 2016। ठीक है, तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश जो है 1 जनवरी 2016 को लागू की गई थी। ठीक है, या फिर जनवरी 2016 आपको याद रखनी है, पूरी तारीख याद रखनी है। तो 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू की गई थी। अब देखिए सवाल नंबर 30। तो देखिए इसके हिसाब से क्या ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा? बी, 29 में का बी राइट हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 30 है पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो देखिए पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन है वो हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो 30 में का बी ठीक हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 30 में का बी आंध्र प्रदेश। ये पुराना सवाल है, इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुआ था पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। अफ्रीकी विकास की बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो देखिए अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन था वो किया गया था गांधीनगर में। उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर में किया गया था। चलिए चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32वां क्वेश्चन है निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहले ए में दिया हुआ है क्या? केशव दास। 3 ठीक होंगे, 1 गलत होगा और वही हमें पहचानना है। केशव दास की रचना है रसिक प्रिय। रसिक प्रिय, और ये ठीक बात है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है, सही मिलान है इसका बिल्कुल। बी में दिया हुआ है प्रेमचंद।
और इनकी रचना दे रखी है कर्म भूमि, ये भी बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है। अब देखेंगे सी में दिया हुआ है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, इनकी थी यामा, कौन नहीं जानता भाई। अब देखिए डी में है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इसका दिखाया हुआ है यशोधरा, यशोधरा। तो बताइए इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, ए बी सी और डी में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए भाई केशव दास की रचना है रसिक प्रिय, बिल्कुल ठीक बात है। प्रेमचंद की कर्म भूमि, बिल्कुल ठीक बात है। महादेव वर्मा यामा, बिल्कुल ठीक बात है। जयशंकर प्रसाद की रचना यशोधरा नहीं है, यशोधरा जो है किसकी है, ये मैथिली शरण की है। किसकी है ये यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण मात्रा से जाएगी इसमें, मैथिली शरण गुप्त, ये इनकी रचना है, ना कि जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, एक बार जो मुख्य हमारे राइटर रहे हैं तो उनके बारे में आपको पढ़ना जरूर चाहिए कि जो रचनाएं हैं जैसे कि जयशंकर प्रसाद, इंद्रजाल है ना, तितली, कंकाल, ऐसे हमारे प्रेमचंद जी हैं, गोदान, कफन है ना, गेहूं बनाम गुलाम, कर्म भूमि, पूछ की एक रात। ठीक है, तो ये आपको खास बात आपको याद रखनी है कि कौन सी रचना किसकी है, इसके मिलान के लिए क्वेश्चन में आते जाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे भाई, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो पश्चिम की बात कर रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो देखिए तो निर्धारित करती है और यमुना, ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो यमुना नदी एक ऐसी नदी है जो कि पश्चिम में काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, यमुना नदी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, यमुना नदी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे चलने से पहले मैं इसको पहले रख कर लेता हूँ। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की तमाम वीडियोज आपको मिलती रहे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम लगातार वीडियो आपको बनाते रहें, आपको यूट्यूब पर दिखाते रहें, आपको तैयारी कराते रहें। बहुत जल्द ही हम ऑफलाइन बैच भी शुरू करने वाले हैं, यदि आप इच्छुक हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ही हम ये क्या नाम है तुम्हारी यूपी पुलिस, यूपी टेट, सी टेट और अन्य कंप्यूटर तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर की शुरुआत करने वाले हैं आपके गांव में, भैंसापुर में। तो यदि आप इच्छुक हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 34 क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। तो देखिए भाई, सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार या फिर सूर सरोवर पक्षी विहार। तो देखिए प्रदेश की बात है मतलब यूपी में। तो देखिए भाई यूपी में सर्वप्रथम एक पक्षी विहार की स्थापना की गई थी और किसकी की गई थी, वो की गई थी नवाबगंज पक्षी विहार की, नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसको 2015 में, ठीक है 2015 में इसका जो नाम ऑप्शन में क्यों दिखा रखा भाई नवाबगंज पक्षी विहार, तो 20 का ठीक हो जाएगा 34 क्वेश्चन का नवाबगंज पक्षी विहार। सवाल सुन लीजिए एक बार, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। तो प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना सबसे पहले की गई थी। ठीक है, 2015 में इसका नाम बताया क्या कर दिया गया था, शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, शहीद चंद्रशेखर आजाद
पक्षी विहार, इसका नाम रख दिया गया है पक्षी विहार। ठीक है, पहले क्या नाम था इसका, नवाबगंज पक्षी विहार, लेकिन 2015 में भारत सरकार ने इसका नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रख दिया गया है। तो इससे संबंधित एक ना एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा। सवाल क्या बनेगा कि नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, या नया नाम क्या है। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार का नया नाम है। इसकी स्थापना कब की गई थी, या नाम कब बदला गया था, तो 2015 में बदला गया था। ठीक है, और यूपी में प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, तो नवाबगंज पक्षी विहार ही है, जिसका नाम 2015 में परिवर्तित करके शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रख दिया गया है। और ये है कहाँ पर, इसका जो स्थान है ये कहाँ पर है आपको बताएगा। तो देखिए भाई, यूपी के किसमें, यूपी के उन्नाव जिले में है। कहाँ पर है, उन्नाव, यूपी के उन्नाव जिले में यह स्थित है। ठीक है, यूपी के उन्नाव जिले में है। तो कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके, क्वेश्चन बनेंगे इसमें आपके 3। तो पहले क्वेश्चन क्या बना आपका, यूपी में सर्वप्रथम पक्षी विहार कौन सा था, तो नवाबगंज पक्षी विहार था। दूसरा क्वेश्चन बना कि नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि ये नवाबगंज पक्षी विहार या शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में यह स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर यानी कि 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग जो है एक दूसरे को मिलने का स्थान है। यानी कि देखिए पूर्व से पश्चिम, क्वेश्चन नंबर 35 है। तो देखिए पहले क्या करा, पूर्व से पश्चिम और ये रास्ता गया 6 लेन वाला, और उत्तर दक्षिण ये गया। ठीक है, अब ये एक दूसरे को कहां पर काटते हैं यह बताना है, ये एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं ये बताना है, भोपाल, ग्वालियर, झांसी या फिर नागपुर। तो देखिए भाई, उत्तर ये पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है, जो एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, ये काटते हैं झांसी में। ये आपको याद रखना है, ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, और उसके हिसाब से 35 में का सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम का कॉरिडोर है 6 लाइन का, ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। ठीक है, क्रॉस करते हैं। अब आप देखते हैं सवाल नंबर 36। दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनके साथ आप देखेंगे, अनिल बैजल, सी रामनाथन, गोपाल सिंह, करण बाजरा। तो देखिए सवाल जो थोड़ा पुराना है। ठीक है, जब सवाल बना था उसके हिसाब से अनिल बैजल रहे हैं दिल्ली के राज्यपाल, लेकिन अब वर्तमान में अगर सवाल आता है तो आपको अनिल बैजल ले लगाना है। ऑप्शन में आपको मिलेगा क्या मिलेगा, आपको मिलेगा विनय कुमार सक्सेना। क्या मिलेगा, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना जो है ये इस समय वर्तमान, ठीक है, इस समय दिल्ली के नए राज्यपाल चुने गए हैं। ठीक है, तो दिल्ली के राज्यपाल इसमें कौन है, राज्यपाल जो उपराज्यपाल कौन है, ये हमारे विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है, इनसे पिछले पूछे तो इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले कौन थे, वो थे अनिल, कौन थे, अनिल बैजल। अनिल बैजल इनसे पहले ये थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब वर्तमान में कौन है, वर्तमान में ये है विनय कुमार सक्सेना। कौन है, दिल्ली के राज्यपाल, दिल्ली के राज्यपाल है। ठीक है, इनसे पहले कौन थे, अनिल बैजल थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विनय कुमार सक्सेना। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न काल तक के लिए, लेकिन अगर ये अब परीक्षा में आता है तो आपको ऑप्शन मिलेगा विनय कुमार सक्सेना। तो वर्तमान जो राज्यपाल है दिल्ली के वो कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है, इस बार पुराना है इसलिए नाम उसमें नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। फरवरी 18 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रैंक चांदीपुर से पृथ्वी द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता क्या थी। तो देखिए पृथ्वी द्वितीय मिसाइल थी, इसकी क्षमता थी 450 किलोमीटर। तो 37 में का बी, 37 में का बी जो ठीक से हो जाएगा, 37 में का बी 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर क्षमता थी पृथ्वी द्वितीय की। किसकी थी ये,
पृथ्वी रुकने की जो क्षमता थी वो थी 450 किलोमीटर की, बहुत तेज रफ्तार थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए भाई, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, जो बच्चे स्कूल में रहते हैं, इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में, बहुत से बच्चों के पास होगा बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट भी होगा। तो इसके जो महानिदेशक वर्तमान में कौन है? सुमित गोयल, आदित्य तारे, शिवा केशवन, विनोद वशिष्ठ। तो देखिए ये सवाल पुराना है। तो देखिए विनोद वशिष्ठ थे एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक। कौन होंगे? ये हैं एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक, ठीक है। जबकि प्रश्न काल की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, तो पहले कौन थे? विनोद वशिष्ठ। विनोद वशिष्ठ क्योंकि बदलते रहते हैं, तो पहले विनोद वशिष्ठ थे, प्रश्न के हिसाब से डी ठीक जवाब हो जाएगा। लेकिन वर्तमान पूछे तो अब जो बदल गए हैं, इनकी जगह पर कौन आगे हैं? ये आगे हमारे गुरवीर पाल सिंह आगे हैं। तो एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक जो है वो कौन है? गुरवीर पाल सिंह है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 39, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए भाई, हर्षचरित लिखी थी ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसमें, बाणभट्ट ने। क्या लिखी थी? हर्षचरित। हर्षचरित कौन है? तो ये हमारे बाणभट्ट। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? चरक ने, चाणक्य ने, आर्यभट्ट ने या फिर बारहमीर ने? तो देखिए शून्य सिद्धांत जो है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। आपको ये लगाना है आर्यभट्ट, ठीक है। तो शून्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 40 प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि तमाम वीडियो हमारे आपको मिल सके। तो इस परीक्षा में ये पहले 40 क्वेश्चन थे सामान्य अध्ययन पर, जो मैंने आपको बनाए हैं। इसके बाद में सामान्य हिंदी भी है, हिंदी, रीजनिंग और मैथ सबकी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें।